अस्सलाम वालेकुम प्यारे व्यूअर्स। जैसे कि हम अंग्रेज़ी सीखते हैं इस चैनल पे जवाद अहमद 1-2 के ऊपर, तो मैंने सोचा आज संडे का दिन है तो हम ऐसा करते हैं कि वोकैबुलरी जिस तरह से संडे को बनाते हैं तो वो लेके आएँ। तो आज का जो हमारा पहला वर्ड है सुपर कैलीफ्रेजिलिस्टिक एक्सपियालिडोशस। ये एक एडजेक्टिव है, ठीक है, एडजेक्टिव है। इसको हम ऐसे तोड़ तोड़ कर पढ़ेंगे। यहाँ पे मिसाल के तौर पर सुपर, ऐसे सुपर कैली फ्रेजिलिस्टिक एक्सपियालिडोशस, यानी सुपर कैली फ्रेजिलिस्टिक एक्सपियालिडोशस। ऐसे पढ़ेंगे तो हमें ये जो है आसानी से समझ में आ जाएगा। ये एग्जेक्टिव है, इसका मतलब है वंडरफुल, शानदार, बेहतरीन, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, बेहतरीन, ब्रिलियंट, आसम, ठीक है। तो ये जो है काफ़ी अच्छा वर्ड है, लंबा वर्ड है। तो मैंने सोचा वो वर्ड्स लेके आए काफ़ी जो न्यू भी हो और एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी आम भी हो, ठीक है। तो जहाँ हम जो वोकेबलरी सीखते हैं काफ़ी अच्छी है, तो हम इसको जो है सेंटेंस की मदद से समझेंगे। दिस बॉय इज़ ए सुपर कैली फ्रेजिलिस्टिक एक्सपियालिडोशस, यानी ये जो लड़का है ये वंडरफुल है, शानदार है, अच्छा है, ठीक है। काफ़ी अच्छा वर्ड था तो मैंने सोचा मैं आपको ये जो है बता दूँ। ये जो है वर्ड सुपर कैली फ्रेजिलिस्टिक एक्सपियालिडोशस, एक दो मरतबा आप इसको लिखेंगे और फिर इसको तोड़ तोड़ कर पढ़ेंगे तो फिर आपको ये आसानी से याद हो जाएगा। और ये 34 जो है लेटर का वर्ड है, इसमें 34 लेटर्स है, ठीक है। ये लॉन्ग वर्ड है। तो हमारा जो अगला वर्ड है वो है फेकलेस, फेकलेस, ठीक है। ये एडजेक्टिव है और ये नेगेटिव वर्ड है, डिसअप्रूविंग वर्ड है, ठीक है। इसका मतलब होता है यानी हैविंग वीक कैरेक्टर, यानी जो कैरेक्टर हो वो अच्छा ना हो, और फिर नॉट बिहेविंग इन रिस्पॉन्सिबल वे, या फिर वो ज़िम्मेदाराना तरीके से बर्ताव ना करें। इसके कुछ सिनोनिम्स हैं, देखिए ये सिनोनिम्स हैं। इरेस्पॉन्सिबल, यूजलेस, इनकॉम्पिटेंट, यानी गैर जिम्मेदार, निकम्मा, इनकॉम्पिटेंट, जो अच्छा ना हो, ठीक है। तो इसको हम सेंटेंस, इसके ऊपर हमने सेंटेंस बनाया है। अगर आप भी सेंटेंस बनाएंगे तो आपको जो है वर्ड्स ये याद रहेंगे। तो किसी भी वर्ड को याद करने के लिए आप अगर उसके 2 या 3 या कुछ सेंटेंस बनाते जाएंगे तो फिर आपको जो है ये याद रहेंगे। अब देखिए, दे रिगार्डेड द ओल्ड मैन एज फेकलेस एंड इरेस्पॉन्सिबल, यानी वो समझ रहे हैं ओल्ड मैन को, बूढ़े आदमी को, फेकलेस एंड इरेस्पॉन्सिबल, यानी वीक कैरेक्टर, ठीक है, यानी निकम्मा। इसका मतलब ये है इरेस्पॉन्सिबल, ठीक है। ये सेंटेंस बनाया हमने, तो मैं चाहूँगा आप भी सेंटेंस बनाए ताकि आपको जो है आसानी से हर चीज़ याद हो जाए। क्योंकि एग्ज़ाम को इस चैनल का बेसिक मकसद ये है, जो दोस्त जो है तैयारी कर रहे हैं कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की, तो ये चैनल उनको काफ़ी हेल्प करेगा। तो मैं भी आप ही की तरह एस्पायरेंट हूँ एग्ज़ाम्स का, तो इस हवाले से मैं चाहूँगा आप भी अच्छी तैयारी करें। और जिस तरह से आजकल कंपटीशन बहुत तेज़ जा रहा है तो आप भी इसके ऊपर ध्यान दें और मेहनत करें, ठीक है। तो हमारा जो, इसको मैं साफ़ कर दूं ज़रा। अगला वर्ड है बुक। अब ये जो बुक है ये वर्ब है। अगर मिसाल के तौर पर बुक अगर नाउन होता, मिसाल के तौर पर इस तरह से अगर बुक जो है नाउन होता तो उसका मतलब होता है कोई किताब, ठीक है। यानी किसी भी चीज़ का, बुक ऑफ 10th स्टैंडर्ड, बुक ऑफ इंटरमीडिएट, बुक ऑफ यूनिवर्सिटी, ठीक है, स्टूडेंट्स। तो उसको ये जो नाउन है इस तरह से होता है। लेकिन ये जो है यहाँ पे वर्ब है, इसका मतलब क्या है? अरेंज करना, कोई बंदोबस्त करना, रिज़र्व करना, यानी किसी सीट पर कब, यानी कि कोई चीज़ रिज़र्व करना, यानी बचा के रखना, ठीक है। या फिर शेड्यूल करना, या फिर इंगेज करना, लाइन अप, ये सारे जो है इसके जो है सिनोनिम्स हैं, ये सारे इसके सिनोनिम्स हैं। तो मैं चाहूँगा इनको आप याद करें, सिनोनिम्स। एक मिनट, ठीक है। अब सेंटेंस की मदद से हम समझेंगे, यानी किसी चीज़ को आप बुक करते हो यानी उसको रिज़र्व करके रखते हो अपने लिए, शेड्यूल करके रखते हो। जिस तरह से ट्रेन वगैरह में या फिर प्लेन में आप रिज़र्व कर लेते हैं, सीट पहले जो है बुक करवा लेते हैं, ठीक है। यानी बुक करवा लेते हैं, भाई ये जो सीट है मुझे चाहिए, तो फिर 1-2 दिन पहले आप जाते हैं तो वो रिज़र्व हो जाती है, आपके लिए बुक हो जाती है, अगर वो एम्प्टी है, खाली है तो, ठीक है। तो, ठीक है? तो, ये जो है वर्ब है। तो गेस्ट बुक होटल रूम्स, 2 days in advance, 2 days in advance, यानी 2 दिन पहले आप बुक करवा लेते हैं, ठीक है। यानी बुक करवा लेते हैं, भाई ये जो सीट है मुझे चाहिए, तो फिर 1-2 दिन पहले आप जाते हैं तो वो रिज़र्व हो जाती है, आपके लिए बुक हो जाती है, अगर वो एम्प्टी है, खाली है तो, ठीक है। तो ये जो है वर्ब है। तो गेस्ट बुक होटल रूम्स
फॉर दियर स्टे, यानी जो मेहमान आए थे उन्होंने अपने लिए होटल रूम्स की सीट्स बुक करवा ली ताकि वो वहाँ पे ठहरें। ठीक है, तो गेस्ट, अब समझ गए आप, यानी गेस्ट आए थे तो उन्होंने जो है होटल की सीट्स बुक करवा ली थी। ये बुक जो है ईडी में भी आएगा क्योंकि वर्ब की फास्ट चेंज होती है, लेकिन अगर नाउन होगा तो फिर वो ईडी में नहीं होगा। तो उम्मीद है ये वर्ड भी आपको काफ़ी समझ में आ गया होगा क्योंकि इतना डिफ़िकल्ट नहीं है, अच्छा वर्ड था। दूसरा वर्ड था स्ट्रीमलाइन। अब स्ट्रीमलाइन ये भी वर्ब है, इसका मतलब क्या है, यानी मेक सिस्टम बेटर, यानी निज़ाम को बेहतर करो। कोई भी काम चल रहा है, उस सिस्टम में बेहतरी आ रही है तो उसको आप स्ट्रीमलाइन यूज़ कर सकते हैं वर्ब में। इसके सिनोनिम से कुछ ये जो है सिनोनिम से ओके, रेशनलाइज, रीस्ट्रक्चर, रेशनलाइज करना, रीस्ट्रक्चर करना, रीऑर्गेनाइज करना, फिर से सही करना, मॉडर्नाइज करना, जदीद करना, ये स्ट्रीमलाइन के सिनोनिम्स हैं। और स्ट्रीमलाइन वर्ब है तो ये ईडी में भी होगा, रेगुलर वर्ब है, ठीक है, ईडी में होगा। उस रेगुलर वर्ब और इरेगुलर वर्ब क्या होते हैं, मैंने ग्रामर की वीडियो अपलोड की है, तो वो मैं प्ले लिस्ट जो बनाई है अभी वो मैं आय के सिंबल में भी रख रहा हूँ, ताकि अगर आप जो है ग्रामर की सीरीज़ देखेंगे कंप्लीट तो आपको जो है काफ़ी ग्रामर अच्छी भी हो जाएगी। तो दे हैव स्ट्रीमलाइंड एप्लीकेशन प्रोसीजर्स, यानी उन्होंने जो है एप्लीकेशन का तरीक़ेकार है, दरख्वास्त लेने देने का जो तरीक़ेकार है वो उनको बेहतर बनाया है, स्ट्रीमलाइन किया है। स्ट्रीमलाइन का यानी बेहतर बनाना है। और स्ट्रीम क्या होती है, एक नहर भी होती है, ठीक है, स्ट्रीम एक नहर होती है, वो एक जगह पे बहती है, दूसरी जगह पे बहती है, ठीक है, एक ऐसे जाती है, दूसरी ऐसे जाती है। तो अगर उसको मिलाया जाए यानी उसको मतलब है सिस्टम को बेहतर बनाना, ठीक है। तो हमारा जो अगला वर्ड है वो है स्वीपिंग। ये भी न्यूज़पेपर में आया था, स्वीपिंग। स्वीपिंग एडजेक्टिव है, जब इसको जनरलाइजेशन में यूज़ करते हैं तो इसका मतलब होता है जनरलाइजेशन में किस तरह से ये लग के आता है, स्वीपिंग बैन, स्वीपिंग रिफॉर्म्स, या फिर स्वीपिंग स्टेटमेंट्स, या फिर स्वीपिंग चार्जेस। स्टेटमेंट भी होती है, स्टेटमेंट्स भी होती है, ठीक है। स्वीपिंग चार्जेस यानी अगर स्वीपिंग वर्ड जिस किसी चीज़ के साथ लग जाए तो इसका मतलब होता है सबके लिए बराबर। यानी फॉर एग्ज़ाम्पल जहाँ पे 100 बंदे हैं, 1 से लेकर 100 बंदे हैं, ठीक है। अब इनमें मुख्तलिफ़ कैटेगरीज़ के लोग हैं, एक जो है एक का डेजिनेशन बड़ा है, एक का छोटा भी है, ठीक है, यानी मिडिल क्लास भी है, अपर क्लास भी है, हायर क्लास भी है, सारे लोग हैं, ठीक है। तो जब स्वीपिंग बैन आ जाए यानी इन सब के ऊपर जो है बैन एक ही में जो है एक ही टाइम लग गया और वो जो है बैन सबके लिए बराबर होगा, उसमें फ़र्क नहीं किया जाएगा, ठीक है। यानी सबके लिए बराबर है, कोई भी है, कोई भी रैंक का है, किसी भी जो है उहदे का डेजिनेशन का है, स्वीपिंग बैन आ गया तो सबके लिए बराबर बैन, रिफॉर्म्स आ गया यानी सबके लिए वही सुधारे लाए जाएंगे, स्टेटमेंट आ गई तो सबके लिए आ गई, यानी इसमें कोई सिलेक्शन नहीं होगी, तो ये कौन है ये कौन है, इस तरह से नहीं होगा। तो सेंटेंस की मदद से समझें, गवर्नमेंट अनाउंस्ड स्वीपिंग स्टेटमेंट टू ऑब्जर्व लॉकडाउन, यानी गवर्नमेंट ने अब अनाउंस कर दिया कि आप जो है लॉकडाउन को ऑब्जर्व करें, यानी उसको फॉलो करें, उसको माने, ठीक है, यानी घर में रहें, क्योंकि ड्यू टू कोविड-19 सिचुएशन ये वर्ड काफ़ी यूज़ हो रहा था, लॉकडाउन, ठीक है, अभी भी चल रही है। तो अभी भी स्मार्ट लॉकडाउन चल रहा है, यानी जहाँ पे ज़्यादा हॉट स्पॉट एरियाज़ है, जहाँ पे ज़्यादा केसेस पाए जाते हैं तो वहाँ पे लॉकडाउन किया जाता है। तो स्वीपिंग लॉकडाउन आ जाए तो यानी सबके लिए वही लॉकडाउन होगा, इसमें कोई भी किसी के लिए भी रियायत नहीं होगी, ठीक है, सबके ऊपर बराबर ये इम्प्लीमेंट होगा। उम्मीद है आप ये वर्ड समझ गए होंगे। तो हमारा जो अगला वर्ड है वो था एमिलायोरेट। अब एमिलायोरेट ये भी एक वर्ब है, काफ़ी अच्छा वर्ड है, यानी बूस्ट करना, फ़ायदा देना, बेनिफिट करना, रेक्टिफाई करना, सुधारा करना, आर मेक बैड सिचुएशंस बेटर, यानी रेक्टिफाई करना, जो ख़राब सूरत हाल हो उसको जो है बेहतर करना, उसको जो है कहते हैं एमिलायोरेट। और ये बेनिफिट और बूस्ट इसके सिनोनिम्स है, ठीक है। यानी कोई भी ख़राब सिचुएशन चल रही है, अगर उसमें एमिलायरेशन आ रहा है यानी वो सिचुएशन अब थोड़ी थोड़ी बेहतर होने जा रही है। आप सेंटेंस की मदद से समझेंगे, नथिंग कैन बी डन टू अमिलायरेट सिचुएशन, यानी कुछ भी नहीं किया जा सकता सिचुएशन को बेहतर करने के लिए।
और इसको जो पॉजिटिव में लिखेंगे तो एवरीथिंग कैन बी डन टू अमेलियोरेट सिचुएशन, यानी हर कुछ किया जा सकता है सिचुएशन को बेहतर करने के लिए। किसी भी कोई भी सिचुएशन है, किस तरह से आप यूज़ करते हैं ये सिचुएशन के हवाले से डिपेंड है। ठीक है, तो अमेलियोरेट का मतलब होता है किसी चीज़ को बेहतर करना, उसको कहते हैं अमेलियोरेट। दूसरा वर्ड था रेशियल। रेशियल एडजेक्टिव वर्ड है, एडजेक्टिव है। इसका मतलब क्या होता है, यानी इथनिक, रेस रिलेटेड, ट्राइबल यानी नस्ली। ठीक है, यानी नस्ली। अब सेंटेंस से समझेंगे। ह्यूमैनिटी डज नॉट लाइक रेशियल डिस्क्रिमिनेशन। जो इंसानियत है वो रेशियल डिस्क्रिमिनेशन को पसंद नहीं करती है। ठीक है, यानी जो इंसानियत को सपोर्ट करते हैं लोग, वो रेशियल डिस्क्रिमिनेशन को सपोर्ट नहीं करते। मतलब अब रेशियल का मतलब है नस्ली, डिस्क्रिमिनेशन यानी भेदभाव करना, फ़र्क रखना। कोई मिसाल के तौर पर कोई कौन से कबीले का है, कोई कौन से कबीले का है, तो वो एक दूसरे को अगर डिस्क्रिमिनेट करेंगे, पसंद नहीं करेंगे, तो इसका मतलब है रेशियल डिस्क्रिमिनेशन। यानी इंसानियत जो है इस चीज़ को पसंद नहीं करती। डिस्क्रिमिनेशन ना हो, कोई भी कबीले का बंदा हो, कौन भी हो, कोई भी हो, जो है उसको फ़र्क नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो कोई भी हो, तो इस तरह से ह्यूमैनिटी इस चीज़ को पसंद नहीं करती, यानी रेशियल डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए, यानी लोगों में भेदभाव जो है वो नहीं होना चाहिए। इसका मतलब ये है सेंटेंस का। अब मुझे लगता है आप समझ गए होंगे कि रेशियल का क्या मतलब है, यानी नस्ली, और डिस्क्रिमिनेशन लग के आ जाए यानी नस्लों में भेदभाव करना। ठीक है, जैसे ब्लैक होते हैं, वाइट होते हैं, ब्राउन होते हैं, तो इनको जो है डिस्क्रिमिनेशन उनको नहीं किया जाना चाहिए। इंसानियत उसको डिस्क्रिमिनेट नहीं करती। ठीक है, तो उम्मीद है ये भी वर्ड आप समझ गए होंगे। अगला वर्ड है फ्रेजिल। अब फ्रेजिल जो है ये भी वर्ब है। इसका मतलब है एग्जॉस्ट होना, वीरी, थका यानी थका हुआ, टायर। ठीक है, यानी वीरी है, एग्जॉस्ट है, टायर है, जो थका हुआ हो उसको कहते हैं फ्रेजिल। तो फ्रेजिल वर्ब है। इसका मतलब है पीपुल फ्रेजिल्ड, लोग थक गए। वेन दे वर्क राउंड द क्लॉक, जब उन्होंने काम किया। वेन दे वर्कड राउंड द क्लॉक, जब उन्होंने काम किया 24 घंटे। ठीक है, वर्कड, वेन दे वर्कड, यानी लोग थक गए जब उन्होंने काम किया 24 घंटे तक, तो वो जो है थक गए। सो इसका मतलब है फ्रेजिल। फ्रेजिल का मतलब होता है यानी थकावट, यानी थक जाना, एग्जॉस्ट हो जाना। काफ़ी अच्छा वर्ड है वीरी। अब ये वीरी दोबारा, वेरी वो क्या था, वो वीरी था, अब ये है वेरी। ओके, वेरी। वेरी का ये भी एडजेक्टिव है। इसका मतलब होता है काशियस, यानी खबरदार, विजिलेंट, केयरफुल, यानी जो ख्याल करे, खबरदार रहे, काशियस रहे। तो इसका मतलब है दे वर वेरी वेरी, वो बहुत खबरदार थे। अबाउट गिविंग हिम अ जॉब, यानी वो बहुत चौकन्ना थे जब वो इसको जॉब दे रहे थे। ठीक है, तो इसका मतलब ये वो बहुत वेरी थे। तो उम्मीद करता हूँ ये वर्ड्स आपको समझ में आ रहे होंगे। आसान है, कोई डिफ़िकल्ट नहीं है। उसके अलावा एक वर्ड आया था फाइंड। अब ये फाइंड होता है, ये भी एक वर्ब है। इसका जो सेकंड फॉर्म होता है वो फाउंड होता है, थर्ड फॉर्म भी इसका जो है फाउंड होता है। ठीक है, तो इसका मतलब होता है डिस्कवर करना, किसी चीज़ को डिस्कवर करना, यानी किसी चीज़ की खोजना करना। दे या मिल जाए उसको। दे फाउंड अ न्यू विलेज व्हेन दे वर आउटसाइड, जब वो बाहर गए थे तो उनको एक नया गांव मिला, यानी उन्होंने डिस्कवर किया एक नए गांव को। पहले उनको पता नहीं था, फिर उन्होंने जो है फाउंड किया उसको। ठीक है, तो फाइंड जो है वर्ब है। इसके जो है ये मैंने वर्ड क्यों लिखा है, क्योंकि इस तरह से एक और भी वर्ड आ रहा है जैसे ये फाउंड। ठीक है, इसका जो सेकंड फॉर्म है वो फाउंडेड होगा, थर्ड फॉर्म फाउंडेड होगा। इसका मतलब होगा इस्टेब्लिश, ये भी एक वर्ब है। ठीक है, और वर्ब हमेशा अपनी शक्ल चेंज करता है। अगर पास्ट में होगा तो ईडी होगा, और पास्ट पार्टिसिपल में भी ईडी होगा। क्योंकि कुछ वर्ब इरेगुलर होते हैं, जिस तरह से ये ईट है। ठीक है, ईट, दूसरा फार्म इसका जो है एट है, और थर्ड फार्म जो इसका है वो ईटन है। तो ये जो है इरेगुलर है और ये जो है रेगुलर है। जो ईडी में आए वो रेगुलर वर्ब हैं, और जो इस तरह से आ जाएं वो जो है इरेगुलर वर्ब कहलाते हैं।
ठीक है। तो फाइंड पे, फाइंड जो हमने पढ़ा इसका सेकंड फॉर्म फाउंड, थर्ड फॉर्म भी फाउंड, यानी किसी चीज़ को डिस्कवर करना, खोजना या मिल जाना, उसको वो मिल जाए। जैसे कि मैंने ये पहले ही बताया था, वो जब बाहर गए तो उनको एक नया गांव मिला। तो इस हवाले से दूसरा वर्ड है फाउंड। अब फाउंड का मतलब क्या होता है, यानी इस्टेब्लिश करना, कोई चीज़ बनाना, फार्म करना, बिल्ट करना, ठीक है, बिल्ट करना, BUILT, बिल्ट करना या फार्म करना। दे फाउंडेड कॉलेज इन 1970, यानी उन्होंने कॉलेज बनाया 1970 में। तो ये देखिए अभी इस्टेब्लिश किया यानी उसको बनाया, फार्म किया, ठीक है। और इसमें जो है विलेज को उन्होंने फार्म नहीं किया, फार्म नहीं किया, विलेज को उन्होंने फाउंड किया, यानी विलेज उनको मिला, डिस्कवर किया। और यहाँ पे फाउंड हो रहा है यानी इस्टेब्लिश किया, बनाया, यानी उन्होंने कॉलेज को फार्म किया, कॉलेज को बनाया, बिल्ट किया, ठीक है। तो फाइंड और फाउंड में ये डिफरेंस है। अगला वर्ड है हालेज। ये भी काफ़ी अच्छा वर्ड है। ये जो है रेलवे के जो बिज़नेस के हवाले से इस्तेमाल किया जाता है, यानी बिज़नेस ऑफ कैरिंग गुड्स, यानी वो कारोबार किया जाए जिसमें गुड्स उठाए जाएं इन ट्रक्स एंड ट्रेन्स, यानी ट्रक्स या ट्रेन्स में किसी चीज़ को उठा के ले जाना, यानी बिज़नेस में जिस तरह से मुख्तलिफ़ चीज़ें होती है, इक्विपमेंट्स होती हैं, उसको ट्रेन या ट्रक्स में लेके जाता है। आयरन होता है, स्टील होता है, रबड़ होता है या वुड का कुछ भी, यानी कुछ भी चीज़ हो, और उसके लिए पैसे लिए जाते हैं। ओके, एंड चार्ज मनी, यानी एंड चार्ज मनी फॉर देम, यानी उसके लिए जो है पैसे लिए जाते हैं, ठीक है। उसको कहते हैं हालेज, HAUL, एक मिनट, यानी हालेज की, हालेज, ठीक है। तो इसका मतलब क्या होता है, यानी बिज़नेस में जो है गुड्स लिए जाते हैं, उसके लिए पैसे लिए जाते हैं। द ऑर्गेनाइजेशन हैज़ सीन हालेज रेट्स, यानी ऑर्गेनाइजेशन ने हालेज के रेट्स देखे, यानी जो ट्रांसपोर्ट लिया जाता है उसके लिए पैसे लिए जाते हैं, तो उसके रेट्स देखे। ऑन सम कॉन्ट्रैक्ट्स, कुछ कॉन्ट्रैक्ट्स में 1990 में एट अ लिटिल मोर देन 1989, यानी 1989 से कुछ ज़्यादा रेट्स उनको मिले। हालेज, हालेज का मतलब होता है कोई भी आप सामान उठा के जा रहे हैं बस में, ट्रेन्स में या ट्रक्स में या फिर एरोप्लेन्स में, तो उसके लिए आप जो चार्जेस लेते हैं उसको हालेज कहा जाता है, ठीक है। हालेज, या फिर एरोप्लेन, एयर में भी ले जाते हैं, एयरप्लेन में भी, ठीक है, उसको जो है हालेज कहते हैं। यानी हालेज यानी पैसे चार्ज करना, जो भी आप सर्विस दे रहे हो सामान उठा के ट्रक्स में या फिर ट्रेन्स में, उसको कहते हैं हालेज। ये नाउन है, काफ़ी अच्छा वर्ड था, ठीक है। उसके अलावा साइंटिफिक एस्ट्रोनॉमी से वर्ड्स भी रिलेटेड हैं, जिस तरह से आए थे एपोजी। एपोजी का मतलब क्या होता है, ये भी एक नाउन है। इसका मतलब होता है मून इज़ एट ग्रेट डिस्टेंस फ्राम द अर्थ, यानी चांद जो है ज़मीन से बहुत दूरी पर हो। जब चांद बहुत दूरी पे होता है तो उसके लिए हम टर्म यूज़ करते हैं एपोजी, ठीक है। ये भी एक नाउन है, यानी ज़मीन से जो है मून का डिस्टेंस ज़्यादा हो उसको कहते हैं एपोजी। और दूसरा वर्ड है पेरीजी। अब ये जो है एपोजी का एंटोनम है, जिस तरह से ये भी नाउन है, ठीक है। इसका मतलब होता है मून इज़ एट नियरेस्ट द अर्थ, यानी जो चांद हो ज़मीन के बहुत करीब हो, यानी वो टाइम हो जब चांद बहुत करीब हो, उसको कहते हैं पेरीजी। यानी नियरेस्ट हो तो उसको कहते हैं पेरीजी, और जो फारदेस्ट हो और जो दूरी पे हो, डिस्टेंस पे हो, यानी दूरी पर हो ज़मीन से, तो उसको कहते हैं एपोजी। और जो करीब हो ज़मीन से चांद, और दोनों के जो चांद जब करीब हो जाए ज़मीन के साथ, तो उसको कहते हैं पेरीजी, ठीक है। तो आप कोई भी सेंटेंस बना सकते हैं, टुडे मून इज़ पेरीजी, टुडे मून इज़ ऑन पेरीजी, यानी आज चांद दिखाई दे रहा है, बहुत करीब है। एक सेंटेंस से समझ रहे हैं, ठीक है, ये है नहीं अभी लेकिन सेंटेंस है, मून इज़ ऑन पेरीजी। तो कोई भी आप सेंटेंस बना सकते हैं, ठीक है। तो दूसरा वर्ड है हमारा एफिलियन। अब एफिलियन ये भी जो है नाउन है। इसका मतलब क्या है, वेन प्लेनेट आर कमेट, जो अर्थ है ये भी प्लेनेट है, या फिर जो कमेट्स होते हैं, ठीक है, या फिर मार्स, मर्क्यूरी, प्लेनेट, 8 प्लेनेट होते हैं जिसमें मर्क्यूरी होता है
फिर वीनस होता है, फिर अर्थ होता है, फिर मार्स होता है, फिर जुपिटर होता है, फिर सैटर्न होता है, फिर यूरेनस होता है, फिर नेपच्यून होता है। ठीक है, 8 प्लैनेट्स हैं सोलर सिस्टम में, यानी एफिलियन। अब एफिलियन का मतलब क्या होता है, ये भी नाउन है। जब प्लेनेट या कमेट ग्रेटेस्ट डिस्टेंस पे हो सूरज के, यानी प्लेनेट और सूरज के दरमियान ज़्यादा जब डिस्टेंस हो, ठीक है, फ़र्क हो, यानी एक दूरी पे हो, ज़्यादा दूरी पे है, तो उसके लिए टर्म यूज़ किया जाता है एफिलियन। ठीक है, तो उसको टर्म किया जाता है एफिलियन, यानी सूरज और प्लेनेट के दरमियान बहुत दूरी हो तो उसको कहते हैं एफिलियन। और दूसरा वर्ड है पेरिलियन। पेरिलियन का मतलब ये भी नाउन है, इसका मतलब होता है प्लेनेट या फिर कमेट नियरेस्ट हो सन के, यानी कोई भी प्लेनेट है वो जो है सूरज से बहुत करीब है। ओके, यानी वो सूरज के करीब हो तो उसके लिए टर्म यूज़ किया जाता है पेरिलियन। और जब सूरज से दूरी पर है कोई भी प्लेनेट है, दूरी ज़्यादा है, तो वो उसके लिए टर्म यूज़ किया जाता है एपीलियन। और जब नियरेस्ट हो यानी सूरज के करीब हो, उनके दरमियान यानी डिस्टेंस ज़्यादा ना हो, तो उसके लिए कहते हैं फेरिलियन। सेंटेंस से समझें, टुडे मर्क्यूरी इज़ पेरिलियन, यानी मर्क्यूरी जो आज है वो पेरिलियन पे है, यानी वो नियरेस्ट है, सूरज के बहुत सूरज के करीब है। इसका मतलब ये है, अगर मर्क्यूरी पेरिलियन है यानी सूरज के करीब है, अगर मर्क्यूरी एफिलियन होती मिसाल के तौर पर, तो फिर वो सूरज से दूर है। ठीक है, उसके लिए एफिलियन यूज़ करते हैं। जो जहाँ पे काफ़ी अच्छे वर्ड हैं एस्ट्रोनॉमिकल के, तो आप इनको नोट करें, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी अच्छे आते भी हैं। तो हमारा अगला जो वर्ड है, अब जो है ईडियम्स हैं, कुछ ईडियम्स भी आए हैं, जिस तरह से क्राई फूल, ये एक ईडियम है। इसका मतलब है कंप्लेन करना किसी के बारे में कि उसने कुछ गलती कर दिया है। ठीक है, इसका मतलब होता है क्राई फूल, यानी शिकायत लगाना किसी के बारे में, ताकि उसने जो है कुछ जो काम किया है वो गलत किया है। अब क्या सेंटेंस से समझेंगे, इफ़ ही इज़ टू एग्रेसिव, अगर ये बहुत ज़्यादा जारहाना है, ठीक है, अदर्स माइट क्राई फूल, तो दूसरे जो है क्राई फूल की शिकायत करेंगे, यानी वो कहेंगे भाई इसने कुछ काम गलत ही कर दिया है। तो क्राई फूल एक ईडियम है, यानी समथिंग समबॉडी एल्स हैज़ डन समथिंग रॉन्ग। ठीक है, तो ईडियम है ये। उसके अलावा दूसरा ईडियम था, ये भी एक ईडियम है, यानी फ्लाई इन द फेस ऑफ, किसी के बारे में लग के आ जाए फ्लाई इन द फेस ऑफ, तो इसका मतलब क्या होता है। ठीक है, यानी फ्लाई इन द फेस आ जाए वर्ड, तो इसका मतलब होता है, एक मिनट, यानी फ्लाई इन द फेस आ जाए तो इसका मतलब होता है गोइंग अपोजिट, यानी अपोजिट जाना, डिफाई करना, फॉलो नहीं करना, डिसरिगार्ड करना, ख्याल नहीं करना, या फिर गो अगेंस्ट, मुखालफत में जाना, यानी इसका मतलब होता है मुखालफत में जाना। फ्लाई इन द फेस आप लग जाए, यानी कोई चीज़ जो है डिफाई हो रही है, यानी वो उस तरह से नहीं हो रही है, उसके बरक्स हो रही है। मिसाल के तौर पर समझेंगे, दे बिलीव द डिसीशन फिल्यू इन द फेस ऑफ। अब फिलाए वर्ब है तो इसको जो है फिल्यू और फिल्यून, ये थर्ड फॉर्म है फिल्यू, और तीसरा फॉर्म इसका होता है फिल्यून, ये रेगुलर वर्ब है। ठीक है, फिलाए, फिल्यू, फिल्यून। तो जो फैसला वो एतबार वो समझते हैं, जो फैसला आया है वो फिल्यू इन द फेस ऑफ जस्टिस, यानी वो जस्टिस के बरक्स से कोई भी फैसला है, मिसाल के तौर पर उसको नहीं मान रहे हैं, तो वो कहेंगे अब ये इंसाफ नहीं हुआ है, फिल्यू इन द फेस ऑफ जस्टिस, यानी जस्टिस होगा। ठीक है, तो वो फिल्यू इन द फेस ऑफ जस्टिस है, यानी जस्टिस नहीं हुआ है, इसका मतलब ये है वो देख रहे हैं फैसले को कि फ़ैसला जो है नहीं हुआ है, इंसाफ के हवाले से इंसाफ नहीं दिख रहा है इस फैसले में। ठीक है, तो फिल्यू इन द फेस आपको इस तरह से यूज़ करते हैं, ये भी काफ़ी अच्छा आइडियम है एग्जाम्स पॉइंट ऑफ व्यू से। दूसरा वर्ड है ओड। अब ये लिटरेचर के वर्ड्स हैं। ठीक है, इसका मतलब होता है पोएम, स्पेशली रिटन इन प्रेज ऑफ पर्टिकुलर पर्सन, थिंग आर इवेंट, यानी कोई भी एक ऐसा बेत हो जो लिखा जाए तारीफ़ में कोई पर्टिकुलर पर्सन के लिए, चीज़ के लिए, या कोई वाक़या है, मौक़िया है, उसके लिए जो है जब तारीफ़ की जाए बेत में, तो उसको कहते हैं ओड, यानी गज़ल हो जाता है वो। ठीक है, इसका जो मतलब होता है यानी जो गज़ल होता है। तो अभी देखिए, कीट्स ओड टू नाइटिंगेल एंड ओड ऑन ग्रेशन आर पोएम्स बाय कीट्स, यानी कीट्स ओड टू नाइटिंगेल अगर ऐसा लिखें
Ode to Nightingale and Ode on Grecian Urns are poems by Keats। ठीक है, अगर इसको हटाएं मिसाल के तौर पर तो ऐसे भी हम लिख सकते हैं, जो नाइटिंगेल का ओड है और ग्रेशन अर्न जो है ये पोएम्स है जॉन कीट्स के। ठीक है, ये इंग्लिश जो है पोएट था। तो उसके लिए ये जो है वर्ड होता है। ठीक है, यानी ये गज़ल यानी कसीदा, किसी के जो है तारीफ़ की जाए बेत में तो उसको कहते हैं ओड, ODE, ODE। ठीक है, आगे चलते हैं। दूसरा वर्ड है सनेट। अब सनेट क्या होता है? ये भी एक पोएम होता है दैट हैज़ 14 लाइन्स, यानी एक पोएम हो जिसकी 14 लाइनें हो। ठीक है, यानी इस तरह से जैसे कि एक लाइन है, दूसरी है, तीसरी है, चौथी है, इस तरह से 14 लाइन्स जब आ जाएं तो उसको कहा जाता है सनेट। ये भी पोएम की एक किस्म है सनेट। कीट्स ओड टू नाइटिंगेल एंड ओड ऑन ग्रेशन। एक मिनट, ये दोबारा से आ गया है। ठीक है, एक मिनट, जाने ये भी ये एक मिनट ये एक पोएम है। इसका मतलब क्या होता है? यानी पोएम दैट इज़ 14 लाइन्स पीपल लाइक शेक्सपियर सनेट। लोग पसंद करते हैं शेक्सपियर के सनेट को, यानी जो 14 लाइनों का बेत हो। ठीक है, उसको कहते हैं सनेट। तो उम्मीद है ये आपको समझ में आ गया होगा सनेट क्या है, ओड क्या है। ठीक है, तो आप जो इसके ऊपर सेंटेंस बना सकते हैं और इन वर्ड्स को आप याद करने के लिए अगर 5-6 मरतबा अगर देखेंगे लिखेंगे तो आपको काफ़ी वर्ड्स याद हो जाएंगे। ठीक है, तो मैं चाहूँगा अगर वीडियो आपको पसंद लगा है, अच्छा लगा है तो ज़रूर लाइक दें, शेयर दें और दोस्तों तक ये वीडियो पहुँचाएँ, ताकि जो भी अंग्रेज़ी की तैयारी कर रहे हैं तो उसको जो है ये चैनल काफ़ी हेल्प करेगा। और जो नए चैनल पे आए वो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि और जब वीडियो बने तो उनके नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। अगले वीडियो तक खुदा हाफिज़। साइनिंग आउट, खुदा हाफिज़।